हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है मददगार गौरैया, यानी द हेल्पफुल स्पैरो। द हेल्पफुल स्पैरो, ठीक है। हेल्पफुल यानी मददगार, स्पैरो यानी गौरैया, ठीक है। हम एक सिंपल सा छोटा सा एक जो है फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले की मदद से हम सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस का जो है वो ट्रांसलेशन किया जा सकता है उस फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर जो अदर वर्ब है वो जनरली अदर वर्ड्स तीन तरीके के होते हैं, जिसमें मैनर्स लिखा जाता है। उसके बाद मैनर्स के बाद आता है प्लेस, है ना। यदि कोई प्लेस हो तो प्लेस आएगा। उसके बाद टाइम, यदि बात हो टाइम की तो वो टाइम आता है। मतलब इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं एमपीटी, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, एमपीटी, ठीक है। अब सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है कि वर्ब में अपन जब कौन पूछते हैं तो सब्जेक्ट का पता चलता है, और ऑब्जेक्ट का पता दो चीज़ों से चलता है। एक तो होता है किसे, है ना, और एक होता है क्या। दोनों से पता चलता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो पहले किसे लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं। लेकिन यदि इसको चेंज करना है तो पहले क्या भी लिख सकते हैं, फिर टू लगाना पड़ेगा और फिर लिखते हैं अपन किसे, ठीक है। तो जब भी जैसा भी सेंटेंस आएगा उस तरीके से मैं आपको इसको प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाऊंगा। जैसे मैं लिखूं कि आई गिव अ पेन, आई गिव मोहन अ पेन, आई गिव मोहन अ पेन, ठीक है। तो मैं देता हूँ मोहन को एक पेन, है ना। मतलब मैं पूछूँ कि किसे देता हूँ तो मोहन को देता हूँ, क्या देता हूँ तो एक पेन देता हूँ, ठीक है। किसे और क्या, ठीक है। अब यदि इसको चेंज करूँ तो क्या होगा, आई गिव अ पेन, अब लगाना पड़ेगा मुझे टू, है ना, क्योंकि मैंने पहले अ पेन लगा दिया। मतलब क्या देता हूँ, पेन लेता हूँ, ये मैंने पहले लगा दिया क्या। तो मोहन जब लिखेंगे बाद में तो टू लगा के फिर मोहन लिखना पड़ेगा, ठीक है। मोहन मतलब किसे, किसे देता हूँ, मोहन को देता हूँ। तो ये किसे और क्या दोनों ही हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये आपको मैंने परिवर्तन बता दिया। किसे पहले लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में किसे लिखने जाएंगे तो टू लग के ही किसे हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं। अब जो है हमारा पहला सेंटेंस है, एक गौरैया पेड़ पर बैठी थी। अब देखो, यदि इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ कि एक गौरैया पेड़ पर बैठ रही थी, ठीक है, या फिर बैठी थी, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो यदि मैं इसको बैठी थी इस तरीके से एग्जैक्टली बनाना चाहूँ तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, जहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। वो या फिर इसको पास्ट कंटिन्यूस में भी बना सकता हूँ, जहाँ पे वर्ब में आईएनजी का यूज़ होगा, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस में भी बना सकता हूँ और पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकता हूँ। ये इन्होंने बनाया है पास्ट कंटिन्यूस में। क्यों बनाया है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में भी यदि इसको बोलते हैं तो इसका जो भाव है वो बदलता नहीं है। भाव वही रहता है कि भाई एक की जो गौरैया है वो बैठ रही थी या बैठी हुई थी जो है पेड़ पे, है ना। तो इसको अपन कंटिन्यूस में भी यदि बनाना चाहें तो इस तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले आप, एक गौरैया पेड़ पर बैठी थी तो बैठना क्रिया हो गया, और कौन बैठी थी तो एक गौरैया, है ना। तो सिंपल सा स्पेरो हमारा क्या हो गया, कौन पूछने पर स्पेरो आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और बैठी थी मतलब वर्ब का, यदि हम इसमें बनाएं किसमें, यदि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएं तो क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब सिट, है ना। सिट यानी बैठना होता है, सिट यानी बैठना, और सेट यानी क्या हो गया, सेकंड फॉर्म होता है सेट। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पेरो सेट, स्पेरो सेट ऑन अ ट्री, ऑन अ ट्री। तो ऐसा बोल सकते हैं स्पेरो सेट ऑन अ ट्री। सेट क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जो भी बचता है वो हम आखिरी में लगाते हैं, ठीक है। और यदि कंटिन्यूस में बनाना चाहें तो ये बना हुआ है ऑलरेडी। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा, हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा। यदि पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज वर्ब होता है, जिसमें से स्पेरो सिंगुलर है इसलिए क्या लगाया, वाज लगाया, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, है ना। हेल्पिंग वर्ब वाज होती है और बाद में वर्ब के साथ आईएनजी होता है ना, यही होता है। और ये होने के बाद जो बचता है आखिरी में ऑन अ ट्री, ये आखिरी में लगा देते हैं। तो स्पेरो वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री भी बोल सकते हैं, स्पेरो सेट ऑन अ ट्री ये भी बोल सकते हैं,
दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, देयर से भी इस ऐसे सेंटेंसेस को देयर से भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ ना गौरैया का, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट स्पेरो को लो ही मत, आप डमी सब्जेक्ट ले लो देयर। कैसे? देखो, डमी सब्जेक्ट लिया देयर, है ना, देयर। अब सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, तो वर्ब क्या है? था, थी, थे, पास्ट में बन रहा है तो देयर के साथ आप वॉज लगा दो। देयर वॉज, देयर वॉज। उसके बाद किसकी बात हो रही है? स्पैरो की। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे स्पैरो हो गया, तो देयर प्लस वॉज प्लस जिसकी भी बात हो रही है वो लिख दो, अ स्पैरो। देयर वॉज ए स्पैरो। यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, सिटिंग ऑन अ ट्री, ऑन अ ट्री। ठीक है, ऐसे भी अपन बना सकते हैं, देयर वॉज ए स्पैरो सिटिंग ऑन अ ट्री। ठीक है, आगे देखो, वह बहुत ही छोटा और प्यारा था। ठीक है, अब जो कहानी है हमारी छोटी सी स्पैरो की है, छोटी सी चिड़िया की है। अब स्पैरो शब्द से ये पता नहीं चलता है कि वो मेल स्पैरो है कि फीमेल स्पैरो है, तो आप उसको ही और शी में ना लिख के इट यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोनाउन हम क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। तो क्या लिखा है? वह बहुत ही छोटा और प्यारा था, है ना। अब ही और शी में जैसे बोलने में हिंदी सेंटेंस में हम मेल को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, इसलिए वह बहुत ही छोटा और प्यारा था इस तरीके से हम बोल रहे हैं, प्यारी थी इस तरीके से नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन है ना, जब ही और शी में कन्फ्यूज़न हो तो ही लगा सकते हैं, लेकिन आप जैसे स्पैरो है, अब स्पैरो है तो जेंडर क्लियर ना होने से आप इट का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा है, केवल उसके बारे में उसकी अवस्था बताई जा रही कि वह छोटा और प्यारा था। तो इसमें जनरली जैसे था है तो अपन जनरली इसको वास से बना देते हैं। तो कौन था, है ना, कौन पूछने पे सब्जेक्ट निकल मिलता है, तो कौन मतलब वह। तो यहाँ पे इट और था मतलब वॉज, इट वॉज ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और कौन, अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे मिलता है? यदि मैं पूछूं वर्ब में से, मैं यदि पूछूं कि क्या और किसे, तो क्या था तो वेरी स्मॉल था और वेरी क्यूट था। ठीक है, तो वह बहुत ही स्मॉल और क्यूट था। ठीक है, बहुत ही छोटा और प्यारा कैसे लिखेंगे? वेरी स्मॉल एंड क्यूट। है, सिंपल है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। लेकिन ये अच्छा सेंटेंस टेंस कौन सा है? इसको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिटिव बोलेंगे, और या तो पास्ट इंडेफिनिट बोल दो या फिर आप बोल दो पास्ट सिंपल, है ना, पास्ट सिंपल भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही एक ही टेंस होते हैं। आगे देखो, एक बच्चे ने उसे देखा और पास आ गया। तो पहले तो क्या है? एक बच्चे ने उसे देखा, है ना, और यहाँ पे क्या है? और से हमारे दो जो सेंटेंस है वो जुड़े हुए हैं, है ना। एक बच्चे ने देखा और पास आ गया, दो वर्ब हो रही है ना हमारी। ठीक है, यहाँ पे दोनों किससे जुड़े हुए हैं? और से जुड़े हुए हैं। पहले हम इसको बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे। अब देखो, देखा मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और गया मतलब ये भी क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। आइए की मात्रा जब आती है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक बच्चे ने उसे देखा। ठीक है, तो देखा जैसे ही आया देखा, तो कौन ने देखा, हम ये पूछें कौन ने देखा, तो एक बच्चे ने। ठीक है, तो अ चाइल्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। देखा वर्ब आई तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। सी का सा हो गया। उसे, है ना, किसको? गौरैया की बात हो रही, गौरैया को देखा, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होगा? इट यूज़ होगा, है ना। ऑब्जेक्ट तो इसे से मिलता है ना, कि वर्ब से हम पूछेंगे कि किसे देखा, तो उसे देखा, तो इट यूज़ कर लेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंड पास आ गया, अब ये बात वापस से मतलब बच्चे के लिए ही है, बच्चे ने उसे देखा और बच्चा ही पास आया है ना। और लगाया इसलिए दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बच्चा ही क्या आया है? पास आया है, तो बच्चे के लिए तो अ चाइल्ड लिख दिया है। अब हम सीधे वर्ब का जो है प्लेस आएगा, तो हम सीधे यहाँ पे एंड के बाद सीधे हम वर्ब लिखेंगे, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो हो चुका है, और टेंस जो सेंटेंस है वो तो एक ही है ना। तो दोनों वर्ब के लिए बार बार दो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, एंड वापस से वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कम आता है तो कम का केम। आ गया मतलब आना क्या है? वर्ब है, तो आ गया क्या हो जाएगा? केम। ठीक है, और पास मतलब नियर। ठीक है, आगे देखिए, गौरैया की टांग चोट लगी थी।
है ना, थोड़ा सा हिंदी में लिखने में प्रॉपर नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि गौरैया की जो टांग थी वो चोटिल थी, है ना, या गौरैया की टांग पर चोट लगी थी, ऐसा है ये, है ना। अब देखो, चोट लगी थी, अब गौरैया ने कोई काम तो किया नहीं ना, गौरैया ने तो कोई काम नहीं किया, किसी और ने चोट लगाई होगी गौरैया पर, गौरैया की टांग पर, मतलब यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग है, जिसने चोट लगाई वो तो मिसिंग है ना। यहाँ पे इसको आप किस में बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि देखो चोट लगी, है ना, चोट लगना हमारी जो है वर्ब हो गई, है ना, है ना। मुझे लग रहा है ये ऐसा सेंटेंस है, गौरैया की टांग चोटिल थी, है ना, ऐसा है, वो चोटिल थी, ठीक है, चोटिल थी, है ना। तो यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है कि कोई चीज़ चोटिल थी, मतलब कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, वर्ब नहीं है ना, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ये अवस्था के बारे में बता रहा है, केवल उसको बता रहा है कि चोटिल थी, उसकी जो टांग थी वो क्या थी, चोटिल थी, है ना। कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो रही है, मतलब वर्ब यहाँ पे नहीं है। तो जनरली इसको ऐसे सेंटेंस को था लिखा हुआ है, थी लिखा हुआ है, तो इसको वॉज से बना देंगे, है ना। तो कौन थी, कौन की बात हो रही है, तो गौरैया की टांग की बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे, स्पैरोज लेग, गौरैया का पैर या गौरैया की टांग, थी यानी वॉज, और चोटिल मतलब इंजर्ड, ठीक है। अब इसको क्या है कि यदि बाय लगा के, इसमें यह देखना रहता है, यदि बाय लगा के और सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको हम पैसिव वॉइस मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बाय करके कुछ है नहीं, है ना, केवल अवस्था की बात हो रही है कि उसकी जो टांग थी वो चोटिल थी, इसलिए अपन जनरली इसको इस तरीके से बना देते हैं वॉज, और बाद में चोटिल को बोलते हैं इंजर्ड। जनरली ये वर्ड जो होता है ना वो एडजेक्टिव होता है ना, विशेषता बता रहा है उसकी टांग की कि वो कैसी थी, वो चोटिल थी, है ना। बनेगा, आप पैसिव वॉइस मान के करेंगे तो भी यही बनेगा, क्योंकि बी वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उससे भी बना सकते हैं। या फिर आप इसको जो है, इसको लिंकिंग वर्ब मान के, है ना, लिंकिंग वर्ब क्या करता है, सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट से लिंक करता है केवल। इसको जनरली ऑब्जेक्ट ऐसे केस में नहीं बोलते, जब इसको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे ना वास को, तो इसको अपन कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो शब्द हो रहा है वो सेंटेंस को पूरा कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाता है, किसी भी कंडीशन में बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे तो भी पैसिव वॉइस में बनेगा इसी तरीके से। और आप यदि इस उस वाले सेंस से बनाओ कि ये कोई चोटिल थी, मतलब अवस्था बता रहे हैं, तो भी आपको बनाना इसी तरीके से है ना। दोनों ही भाव जो हैं वो आपको करना उसी तरीके से है, दोनों से ही सेंटेंस सही बनेगा, है ना। चलो, बच्चे ने गौरैया को हाथ में उठा लिया। उठा लिया हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, और कौन ने उठा लिया, तो बच्चे ने उठा लिया, ठीक है। तो द चाइल्ड यानी बच्चे ने, सब्जेक्ट, उठा लिया, उठाने को बोलते हैं पिकअप। तो ये क्या हो जाएगा, उठा लिया, पास्ट इंडेफिनिट में है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म पिक्ड अप, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म द चाइल्ड पिक्ड अप। और किसे उठा लिया, ऑब्जेक्ट पाने के लिए हम क्या लिखते हैं, उठा लिया से ही पूछते हैं कि भाई किसे उठा लिया या क्या उठा लिया। तो दोनों ही में क्या आंसर आएगा अपने को, स्पैरो को उठा लिया, तो द चाइल्ड पिक्ड अप, फिर द स्पैरो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, स्पैरो को। और हाथ में यानी इन हिज हैंड, ठीक है, ये लास्ट में लगा देंगे, सारी चीज़ें खत्म होने के बाद जो बचता है आखिरी में लगा देंगे, ठीक है, सिंपल है। आगे देखो, अच्छा एक चीज़ और, पिकअप मैंने बताया था ना, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि द चाइल्ड पिक्ड द स्पैरो अप इन हिज हैंड, है ना, ऐसे भी बनाएंगे, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन यदि स्पैरो की जगह पे आप इट यूज़ करते हो तो फिर आपको ये पिक्ड के बाद इट लगाना है, फिर आप लिखना है, वही सही रहेगा। आप इट बाद में नहीं लगा सकते हो, है ना, इट को बाद में नहीं लगाना। यदि प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो आपको जो फ्रेजल वर्ब है उसके बीच में ही इट लिखना है, मतलब जो आपने प्रोनाउन यूज़ किया है वो यहाँ बीच में आता है। लेकिन आप स्पैरो यूज़ कर रहे हो तो आप बाहर भी लिख सकते हो, अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेजल वर्ब ये क्या है, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है, बताया था मैंने पहले, है ना। स्टार्टिंग से आप वीडियो को देखोगे तो हर चीज़ आपको क्लियर रहेगी, ठीक है। आगे देखो, अब उसने गौरैया को पानी और दाना दिया। उसने गौरैया को पानी और दाना दिया, दिया क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। कौन ने दिया, उसने दिया।
तो ये क्या हो जाएगा, ही सब्जेक्ट हो जाएगा, गिव का गेव आ जाएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ही गेव। अच्छा, अब दिया तो मैं पूछूंगा क्या दिया, तो क्या दिया तो दाना, पानी और दाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम जब क्या पूछते हैं और किसे पूछते हैं तो क्या आ जाता है, तो क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब देखो, अब हमने क्या लिखा है, क्या को पहले लिखा है, वाटर एंड ग्रेन्स, ये क्या हो गया, क्या क्या दिया, वाटर और ग्रेन्स दिया। और किसको किसे दिया, तो टू द स्पैरो, स्पैरो को दिया, है ना, ये है किसे दिया। तो जब किसे बाद में लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू का यूज़ करने के बाद किसे लिखेंगे। इसको एक तरीका और था, कैसे लिख सकते थे, ही गेव, क्या लिख सकते थे, ही गेव स्पैरो वाटर एंड ग्रेन्स, ये भी सही है ना। डायरेक्ट यदि आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखो, ही गेव स्पैरो, ही गेव स्पैरो मतलब उसने स्पैरो को दिया वाटर एंड ग्रेन्स, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब पहले आपको किसे लिखना है और बाद में क्या लिखना है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। उल्टा करना है तो टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, नियम बता दिया है पहले। आगे देखो, गोरैया धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब देखो, गोरैया के बारे बाद में क्या लिखा है, धीरे धीरे, है ना, तो धीरे धीरे ठीक होने लगी ये बता रहा है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इम्फेसाइज करने के लिए यूज़ हुआ। तो गोरैया के बाद में लिखा है तो आप इंग्लिश में भी इसको गोरैया के जस्ट बाद में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक होने लगी, मैंने बोला था ना, लगी जब भी आए कोई चीज़ लगना, मतलब स्टार्ट से उसको बनाएंगे, है ना। वर्ब हम यहाँ पे कोई चीज़ शुरू हुई, मतलब शुरू होने लगी, तो उसको स्टार्ट से हम बनाएंगे। वो लगी पास्ट है ना, तो स्टार्टेड आ जाएगा। ठीक है, और इससे पूछेंगे कौन, कौन ठीक होने लगी, तो कौन मतलब गोरैया, तो क्या लिखेंगे, द स्पैरो इन ए सब्जेक्ट। धीरे धीरे हम यही लिख देंगे स्लोली। ठीक होने लगी, लगना है ना, तो इसको स्टार्टेड बनाया। और ठीक होने लगी, है ना, ठीक होने, ये भी एक तरह के वर्ब है ना, ठीक होना भी एक वर्ब है। ठीक होने को बोलते हैं गेट बेटर। तो इसलिए अब जब सेकंड वर्ब आती है तो इसको क्या लिखेंगे, बाद में जब हम लिखेंगे तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करके लिखेंगे, मतलब आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड वर्ब जब भी आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है, जिसको अपन कैसे लिखेंगे, गेटिंग बेटर, है ना। दो वर्ब जब आती है तो बताया ना, सेकंड फॉर्म हमेशा क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म में या प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, टू गेट बेटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी बताया था, है ना। इन्फिनेटिव यूज़ भी बताया था ना, इन्फिनेटिव यूज़ करना है तो टू करके ऐसा लिख दो, है ना, या फिर ऐसा लिख दो, दोनों ही बिल्कुल सही है ना। ये दो वर्ब जब आती है उस कंडीशन की बात है, तो है ना, जो कंडीशन जो ये वर्ब है ना, मेन वर्ब के बाद में ये वाली वर्ब लिखते हैं, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ये नियम आपको पहले भी बता दिया गया है, समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो आप पुरानी वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, बच्चा उसे रोज़ खाना और पानी देता रहा, है ना, मतलब यहाँ पे सेंस ऐसा है कि बच्चे ने उसे रोज़ खाना और पानी दिया, है ना, दिया, देता रहा मतलब क्या, दिया। ठीक है, तो अगेन पास्ट इंडेफिनिट, मतलब दिया को मतलब क्या लिखेंगे, गिव का गेव लिखेंगे। ठीक है, वही लिखा देखो यहाँ पे, बच्चे ने, है ना, ये ऐसा है, बच्चे ने उसे रोज खाना और पानी दिया। ठीक है, तो बच कौन ने दिया, तो बच्चे ने दिया। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, दिया, गेव वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसे, उसे किसे, गोरैया की बात है ना, इसलिए इट यूज़ किया यहाँ पे। देखो किसे दिया, तो ये किससे आया, ये किसे पूछने पर आया, किसे। ठीक है, और क्या दिया, खाना और पानी, ये भी तो है, तो फूड एंड वाटर, ये क्या पूछने से आया। और बाद में एम मिसिंग है, पी मिसिंग है, टी है, एवरीडे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम दे रखा है, इसलिए वो लिख देंगे बाद में। ठीक है, किसे पहले लिखना है, क्या बाद में लिखना है, चेंज भी कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, द चाइल्ड गेव फूड एंड वाटर टू इट, ऐसा भी लिख सकते हैं, टू इट, बताया है पहले, है ना। किसे को बाद में लिखना है तो टू लगा के लिखेंगे, है ना, क्लियर है। आगे देखो, कुछ दिनों बाद
कुछ दिनों बाद, इसको कैसे लिखेंगे? आफ्टर अ फ्यू डेज, या फिर कैसे लिखेंगे? अ फ्यू डेज लेटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? अ फ्यू डेज लेटर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू डेज, या फिर अ फ्यू डेज लेटर। गोरैया पूरी तरह ठीक हो गई, ठीक हो गई, है ना? ठीक हो गई अपने को पता ना, बिकम यानी होना और बिकेम यानी हो गई। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, बिकेम, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। और कौन हो गई? तो गोरैया हो गई। तो स्पैरो कौन करके आ रहा है तो सब्जेक्ट, और वर्ब हमारा बिकेम, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पूरी तरह ठीक, इसको बोलेंगे अपन कंप्लीटली वेल, ठीक है। पूरी तरह ठीक को क्या बोलेंगे? कंप्लीटली वेल, मतलब ठीक, ठीक तो हुई लेकिन कंप्लीटली ठीक हो गई, है ना। तो एक साथ ही हम लिखेंगे कंप्लीटली वेल, ठीक है। आगे देखो, गोरैया खुशी खुशी उड़कर चली गई। चली गई मतलब कि उड़ गई, है ना, उड़कर चली गई, उड़कर चली गई। ऐसे जब आए ना तो इसको अपन क्या लिखेंगे? फ्लाई अवे, इससे बनते हैं अपन, बनाता है ना। कैसे बनाते हैं? फ्लाई अवे वाले वर्ब से बनाते हैं। उड़कर दूर चले जाने को फ्लाई अवे कहते हैं। तो उड़कर दूर चली गई, है ना, या उड़कर चली गई। और कौन चली गई? तो गोरैया चली गई। तो गोरैया ही सब्जेक्ट हो जाएगा। फ्लाई अवे का क्या आ जाएगा? फ्लू अवे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और खुशी खुशी को क्या बोलेंगे? हैप्पीली, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का वो समझ में आया होगा। यदि चीज़ें समझ आई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।